कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट पोसोलॉजी। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट आज खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का फार्मास्यूटिक्स में। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन अगर हम बात करते हैं, देखो पोसो मतलब क्या होता है। पोसो का मतलब होता है हाउ मच और लॉजी का मतलब होता है साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या होता है, आपकी डोज को कैलकुलेट करती है। ठीक है, जैसे अडल्ट्स में देखो, अडल्ट और एक होता है चिल्ड्रंस में, अडल्ट में और आपकी जो लोग एज ज़्यादा ओल्ड एज होते हैं, तो उनकी सबकी जो डोजेज फॉर्म होती है वो डिफरेंट होती है। अब डॉक्टर ये तो नहीं करेगा ना सबको, तीनों तीनों कैटेगरी के पर्सन्स को, जो एक छोटा बच्चा है, जो अडल्ट है और एक बूढ़ा जो इंसान है, उन तीनों को सेम डोज नहीं दी जाती। उनके अकॉर्डिंग, देखो छोटे बच्चों को कम डोज देंगे, अडल्ट को भी मतलब उसके अकॉर्डिंग देते हैं डोज। ठीक है, और जो ओल्ड एजर्स को भी उसके अकॉर्डिंग देते हैं डोज। ठीक है, तो यहाँ पे जो डोज है वो वरी करती है अकॉर्डिंग टू उनकी एज, अकॉर्डिंग टू उनके क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू वेट के, जेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफर करती है। ठीक है, आपकी डोज। तो यहाँ पे आपको पता कैसे लगाना है कि छोटे बच्चे के लिए डोज कितनी हमें कैलकुलेट करनी है, कितनी देना है उस छोटे बच्चे को डोज, किसी अडल्ट को डोज कितनी देनी है। देखो ये चीज एकदम से नहीं हो जाता कि आपने एक बार में मतलब सेलेक्ट कर ली कि भी हमें छोटे बच्चों को 500 mg देनी है और अडल्ट को 1000 mg देनी है। ऐसा नहीं होता। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है। जब नया मॉलिक्यूल, आपको पता है, देखो जब भी कोई मार्केट में कोई नया मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, उसका पेटेंट हो रखा होता है। ठीक है, यानी पेटेंट का मतलब कोई भी पर्सन उसको, जो 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 उसका मालिक है, ठीक है, वही उसको बनाएगा। कोई और नहीं बना सकता। जिसने वो मतलब रिसर्च की है उसके बारे में, इतने साल लगा के रिसर्च की है उसकी उसकी तो वही उसको बनाएगा। पहले उसको पेटेंट मिला हुआ होता है। जब उसका पेटेंट का जो टाइम है, जो ड्यूरेशन उसको मिली होती है, जब वो कंप्लीट हो जाता है उसका, तो वो कोई और जो से होता है ना, मतलब और भी जो मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाते हैं, तो बना सकता है कोई और उसको। ठीक है, तो उससे पहले क्या होता है, जब मार्केट में कोई रिसर्च आती, मतलब कोई भी रिसर्च या नया मॉलिक्यूल आते हैं, तो उसके पीछे बहुत टाइम लगता है। उसको कम से कम 12 से 15 साल लग जाते हैं एक नई मॉलिक्यूल को आने में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई नई ड्रग आनी है, XYZ, मान लो कोई ड्रग है जो मार्केट में आनी है अभी, तो इसको आने के लिए इसके ऊपर इतनी रिसर्च करनी पड़ती है, यानी 11 से 12 साल तो उसको रिसर्च में लग जाते हैं इसके। ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले आपको बीमारी को सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी बीमारी पे आपको काम करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सब उसके बारे में पता होना चाहिए। देन उसको ट्रीट करना आपको शुरू करना पड़ता है, मतलब उसको देखना पड़ता है कि कौन सी दवा इसमें इस्तेमाल होगी, कौन से प्लांट्स से हमें कौन से मिल सकती है, कौन से एनिमल से मिल सकती है ये। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे मेडिसिन का जो आपका जो सोर्स है उसको कलेक्ट करना पड़ता है। देन आपको वहाँ पे मॉलिक्यूल्स को ट्राई करके देखना पड़ता है। ठीक है, उनका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है, इसी में आपका बहुत पैसा और बहुत साल लग जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अब जिसको इतनी मेहनत लगी है उसके ऊपर, इस मॉलिक्यूल को लाने में मार्केट में, तो उसको पहले पेटेंट मिलता है। ठीक है, तो ये सब होता है। अब उसको बहुत सारे ट्राई करने पड़ते हैं। ठीक है, उसको रिसर्च करनी पड़ती है, एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, इंसानों के ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके पता चलता है उसको कितनी डोज देनी है। ठीक है, डोज भी वो तभी कंसिडर कर सकता है जब उसको ऊपर रिसर्च हुई हो। ठीक है, वो देखता है कि कितने पेशेंट में अगर मैं इतनी डोज दे रहा हूँ तो कितना इसका असर आ रहा है, अगर मैं छोटे बच्चों में इतनी डोज दे रहा हूँ तो कितना असर उसका आ रहा है। तो यहाँ पे सब डोज जो है वो सब आपका एक दिन का काम नहीं होता, इसके ऊपर बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो पोस्टोलॉजी यहाँ पे सिंपल पढ़ तो लोगे, लेकिन इसका आप बोल सकते हो बहुत मेहनत लगती है डोज को कैलकुलेट करने में। ठीक है, कितनी डोज देनी है, तो ये हर एक दवाई के ऊपर आप देखोगे ना, लिखी होती है कि इतनी 5 mg कंटेन करती है, 50 mg कंटेन कर रही है, 0.5 mg कंटेन कर रही है। तो बहुत कुछ पोटेंट ड्रग्स होती हैं। ठीक है, तो mg बहुत यू नो बोल सकते हो आप कि एक दिन का काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ पे अब मैं सिंपल शुरू कर रही हूँ कि इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं पहले। पोस्टोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द डोज और क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, यानी आपकी डोज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, यानी इसमें हमें किसी पेशेंट को कितनी डोज देनी है उसमें हमें देखना होता है। तो यहाँ पे डोज और क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट टू गेट द फार्मास्यूटिकल इफेक्ट। उसका जो, देखो मान लो किसी को कोई भी बीमारी है, उसकी बीमारी को थोड़ा सा आप उसकी इफेक्ट, फार्मास्यूटिकल इफेक्ट क्या होता है आपकी बॉडी में उस डिसीजेस से लड़ने के लिए या उस बीमारी को ठीक करने के लिए जितना इफेक्ट आना चाहिए उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इफेक्ट। ठीक है, या सिंपल आप यहाँ पे अभी ये भी समझ सकते हो कि आपकी बॉडी में जो आपको बीमारी के लिए जो आपको इफेक्ट चाहिए था वो आ रहा है। जैसे आपको फीवर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी को फीवर हो गया, तो अगर आपको फीवर ठीक करना है तो आपको एक PCM ले लेते हो आप, सिंपल कि आपने PCM ले लिया और थोड़ी देर बाद आपका बुखार ठीक हो गया। तो जब जो आपका बुखार ठीक हुआ तो आपका एक इफेक्ट है, वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है उसका।
ठीक है, आपका बुखार ठीक होगा, उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। अगर मैं बात करूँ, आपने अगर एस्पिरिन लिया तो एस्पिरिन लेने के बाद आपका जो पेन था वो थोड़ा रिमूव हो गया, यानी आपका पेन था वो खत्म हो गया, इसका मतलब उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट था आपका बॉडी के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने बता दिया कि पोसो का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब क्या होता है। अब नेक्स्ट है, पोसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ मेडिसिन आर डोस्ड एज अ डोज ऑफ द ड्रग कांट बी फिक्स्ड वेरी इजीली। मैंने कहा था ना, इतनी ईजी नहीं होता फिक्स करना डोज को। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग एज, क्लाइमेट, वेट, जेंडर, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें फैक्टर इफेक्ट करती हैं डोज को, पोसोलॉजी को। ठीक है, अभी मैं बात भी करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे it includes dosage for the each uh, indications, each method and route of administration, appropriate dose, recommendation, frequency of the dosage। तो इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। mg में लेना होता है, mg पर kg में लेना होता है, mg में लेना होता है, mg m स्क्वायर में आपको लेना होता है। ये सब आपका मतलब इसमें लिखा होता है ड्रग्स। ठीक है, आपको कितने दिन में 2 बार लेना है, ठीक है, डेली, या 3 बार लेना है। तो ये जनरली यही रहती है हमारी। आप डॉक्टर तो क्या कहते हैं कि 3 बार लो, 2 बार लो, ये डॉक्टर आपको बताता है। ठीक है, तो ये सब जो है आपका, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी डोज जो ले रहे हो। ठीक है, मेन चीज क्या है, आपको उसमें डोज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वैसे आपको समझ आ गया होगा, मैंने इतना सा एग्जांपल दिया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डोज, कि कौन कौन से डोज को फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला आपका है एज, सेक्स। इनको हम पूरा अच्छे से देखने वाले हैं, इन सब की डेफिनेशन अच्छे से देखेंगे कि कैसे एज इफेक्ट करते हैं। देखो, एज तो करेगी, जैसे छोटा बच्चा है, एडल्ट है, तो उनमें तो ऑब्वियस बात है, उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग उनकी जो मेच्योरिटी ऑफ ऑर्गन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों के जो ऑर्गन्स होते हैं उतने मेच्योर नहीं हुए होते। ठीक है, उनका लीवर, किडनी जो होता है वो बहुत वीक होता है उस टाइम पे, तो उनको ज़्यादा टॉक्सिसिटी ना हो जाए, तो उनके अकॉर्डिंग उनको ड्रग देनी होती है। नेक्स्ट, सेक्स के अकॉर्डिंग, कोई मेल है फीमेल है, तो उनका बॉडी, ऑब्वियस बात है, मेल और फीमेल में कितना डिफरेंस होता है। ठीक है, और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंट फैक्टर्स होते हैं काफ़ी सारे, इमोशनल फैक्टर्स होते हैं। इमोशनल फैक्टर्स ज़्यादा आप देखोगे वुमेन्स में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एनी डिसीजेज, मान लो किसी का किडनी और लीवर खराब है, ठीक है, तो आपने उसको दवाई दे दी ऊपर से। ठीक है, जब आपने दवाई दी तो उसका किडनी का काम क्या होता है, बॉडी से ड्रग, मतलब बॉडी से जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसको निकालना यूरिन के थ्रू। ठीक है, कुछ ड्रग्स जो होती है यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से रिमूव होती है। तो अगर आपकी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली बात है, टॉक्सिटी होने का ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। जो ड्रग है उसका एक्यूमुलेशन आपकी बॉडी के अंदर हो सकता है, आपकी टिश्यूज के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी प्रेजेंस ऑफ डिसीजेस। ठीक है, नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन। मैंने आपको बताया ना, एक्यूमुलेशन, जैसे किसी किडनी खराब है तो वहाँ पे ड्रग का एक्यूमुलेशन होना ज़्यादा बढ़ जाता है। या एडिटिव इफेक्ट क्या होता है, ये हम देखेंगे। सिनर्जिज्म, ये देखो, ये जो कुछ टर्म्स है ना, एडिटिव इफेक्ट या एक्यूमुलेशन, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है। मेन तो आपकी जो आखिरी में दी हुई है ना, 3 4 5 6 कुछ टर्म्स है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। जैसे आइडोसिनक्रेसी क्या होता है, एंटागोनिज्म क्या होता है, सिनर्जिज्म क्या होता है, एडिटिव इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, और आपकी टेकिफाइलिसिस क्या होता है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी तो थोड़ा सा नॉर्मल है। तो लेकिन ये कुछ आपकी टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इनसे तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, 1 2 नंबर में, 3 नंबर में आ ही जाएगा आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका पहले हम देखते हैं एज। तो एज कैसे इफेक्ट करती है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि द फार्माकोकिनेटिक्स। देखो, 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है फार्माकोकिनेटिक्स और एक होता है फार्माकोडायनेमिक। ये आपका बहुत आगे चल के आएगा, फार्माकोलॉजी में ये आपका आएगा। ठीक है, अलग सब्जेक्ट होते हैं कुछ। देखो, फार्माकोडायनेमिक जो है, यानी आप जो ड्रग है वो आपकी बॉडी में कैसे काम कर रही है, होता है फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, यानी ड्रग आपकी बॉडी में कैसे काम कर रही है और आपकी बॉडी उस ड्रग के लिए कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो उसमें आप क्या पढ़ते हो, ADME पढ़ते हो, ADME यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें सब आता है फार्माकोडायनेमिक्स में, अभी आप नहीं पढ़ोगे इसको। ऑफ मैनी ड्रग्स चेंजेस विद द एज। ठीक है, न्यू बॉर्न इन्फेंट्स, जो आपकी पीडियाट्रिक्स होते हैं, पीडियाट्रिक जो भी वर्ड यूज होगा इन्फेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न छोटे बच्चे होते हैं, आर एबनॉर्मली सेंसिटिव एंड सर्टेन ड्रग्स बिकम ऑफ द इमेच्योर स्टेट ऑफ दिस हिपैटिक। जब बताया ना, उसको जो लीवर और हिपैटिक जो वर्ड है आपका लीवर के रिगार्डिंग है, रेनल जो है आपका किडनी के रिगार्डिंग है। ठीक है, बाय विच द ड्रग्स आर इनएक्टिवेट। ठीक है, देखो, लीवर का काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का, किसी भी ड्रग को एक्टिव करना या एक्टिव से इनएक्टिव करना और इनएक्टिव से एक्टिव करना, और अगर कोई ड्रग पॉइजन ज़्यादा है तो उसको लेस पॉइजन करना।
ठीक है। ये सब काम आपका लीवर का होता है। लेकिन अगर आपका लीवर ही मैच्योर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी ड्रग है वो अच्छे से एक्टिव ही नहीं हो पाएगी आपकी बॉडी के अंदर। जब एक्टिव नहीं होगी ड्रग तो कई ड्रग ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में हमें इनएक्टिव फॉर्म में भेजनी पड़ती है, जिनको हम प्रो ड्रग बोलते हैं। ठीक है, वो बॉडी के अंदर जाके फिर बाद में एक्टिव फॉर्म में रिलीज होती है, एक्टिव फॉर्म में काम करती है। अगर आपका लीवर अच्छे से काम, और जो उनका एक्टिव करने का जो काम होता है, यानी जो एक्टिव इनएक्टिव से एक्टिव जो कर रही है वो आपका लीवर करता है। ठीक है, ये लीवर का फंक्शन होता है। अगर वो अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाई तो आपकी बॉडी में अच्छे से फंक्शन शो नहीं कर पाएंगे। अगर वो एक्टिव नहीं हो पाएंगी तो ऐसे ही आपकी किडनी से एक्सक्रीट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी ऐसे हो जाएगा, कोई फंक्शन शो नहीं करेंगे आपके बॉडी के अंदर। एंड द फेलियर ऑफ द डिटॉक्सिफाई एंड एलिमिनेशन ड्रग रिजल्टिंग इन द एक्यूमुलेशन। कई बार क्या होता है किडनी तो इतनी काम नहीं कर रही होती बच्चों की, ठीक है, क्योंकि वो इमेच्योर है थोड़ी सी, तो एक्यूमुलेशन जाता है ड्रग का टिश्यूज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसी जैसे ऐसी आपका जो एल्डर्स पेशेंट होते हैं एल्डर, ठीक है, उसमें भी ज़्यादा क्या होता है सेंसिटिव होती है। तो यहाँ पे भी क्या होता है आपका जैसे हाइपोनेटिक्स विच मे बी प्रोड्यूस कंफ्यूजन स्टेट इन दैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेंडर की। देखो जेंडर मैंने बताया वुमन और मैन में, ये तो आपको पता है कि जैसे अब वुमेन जो होती है उसमें प्रेगनेंसी रिगार्डिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग, ठीक है, और लैक्टेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, उनके हार्मोन बड़े इंबैलेंस होते हैं। ठीक है, हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वुमेन डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ द ड्रग इन द सेम मैनर। ठीक है, क्योंकि जो वुमेन्स होते हैं उनका जो देखो पर मंथ उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। ठीक है, कई बार उनकी जो प्रेगनेंसी के टाइम पे, लैक्टेशन के टाइम पे, तो वहाँ पे हार्मोन, मैंने बताया ना, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो उसके चक्कर में वहाँ पे क्या होता है कुछ ड्रग्स जो होती है सेम मैनर में उनकी बॉडी में इफेक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, ये एज कम्पेरेटिव टू मैन होगा। ठीक है, एज इट डन इन मैन स्पेशल केयर should be taken when the drugs are administration during menstruation cycle, pregnancy, lactation। जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल है एलोइज जो होते हैं। ठीक है, एलोइज शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो वहाँ पे एलोइज हमें अवॉइड करने चाहिए, नहीं देने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी मलेरिया ड्रग्स इर्गोड्स एल्कलॉइड्स। जो इर्गोड एल्कलॉइड्स होते हैं, टाइप ऑफ एल्कलॉइड्स होती हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जिसको उनको हम एल्कलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास आगे आएगा जाके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो आपका एंटी मलेरिया ड्रग्स होते हैं आर कॉन्ट्राइंडिकेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, ऑल्सो अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल हो गया, बार्बिट्रेट्स हो गया। देखो अल्कोहल जो आपका ये आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं देना चाहिए हमें। जैसे कई जो लेडीज अल्कोहल पीती हैं तो उनकी जो बेबीज होते हैं बहुत ज़्यादा आप मेंटल टार्ड होते हैं, अच्छे से मतलब उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। ठीक है, बार्बिट्रेट्स हो गए, नार्कोटिक्स हो गए, ड्रग्स, ये आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे अवॉइड करनी है। ये आपके फीटस के ऊपर एक्ट करती है। जो बेबी होता है फीटस हम बोलते हैं, जो अभी वो में है तो उसको हम बोलते हैं फीटस। ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट शो करती है। एंड थ्रू द प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटा को पास कर देती है। इट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसको अवॉइड करना है। ड्यूरिंग लैक्टेशन मॉर्फिन एंड ये आपका लैक्टेशन के रिगार्डिंग बताया। अगर लैक्टेशन का पीरियड है यानी जब मिल्क प्रोड्यूसिंग जब होता है, ठीक है, जब एक मदर अपने बेबी को मिल्क फीडिंग करा रही होती है उसको हम लैक्टेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मॉर्फिन और टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे अवॉइड करने चाहिए बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट ऑफ बेबीज। ये आपकी बेबी के ऊपर इफेक्ट डाल सकती है। तो ये तो कुछ हो गया रिगार्डिंग आपका जेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बॉडी वेट। देखो बॉडी वेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे आपका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डोजेस वगैरह कैलकुलेट की जाती है। द एवरेज डोज ऑफ द मेंशन इन द टर्म ऑफ द mg और kg। ठीक है, body weight and another technique is used to total single of the adult weight between 50 to 100 kg। ठीक है, meaning it include the same dose are depending upon the body weight and however dose is expand this fashion and may not apply in the case of ओबीस मतलब कि जो मोटे लोग होते हैं ना उन पेशेंट के लिए, चिल्ड्रंस हो गया और मालन्यूट्राइज्ड पेशेंट, इट शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी वेट। ठीक है, जो ज़्यादा लोग मोटे होते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग डोसेस फॉर्म कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपको किस रूट से आपकी बॉडी में ड्रग गई है। जैसे आपने इंजेक्शन की फॉर्म में दे दिए, इंजेक्शन आपने लगाया और आपकी बॉडी में ड्रग चली गई, आपने खा लिए, ओरली आपने ले लिए, तो ऑब्वियस बात है वो भी एक तरह से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। नीजल के थ्रू, आइस के थ्रू, ये आपके सब क्या हो गई, आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इफेक्ट करता है, तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस ऑफ एनी ड्रग formulation in generally controlled by the route of administration. Intravenous doses of the drugs are usually smaller than the oral doses। ठीक है, देखो जो
आईवी, जब हम आईवी रूट से कोई ड्रग देते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी एक्शन शो करती है। और ओरल रूट से जब आप दोगे तो वहाँ पे लीवर की जो आप बोल सकते हो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है वो वहाँ पे इफेक्ट करता है आपके ड्रग को। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब आपकी कोई ड्रग लीवर से होकर जाती है तो वहाँ से आपकी बॉडी में वो पूरी जा ही नहीं पाती। जब आप कोई भी चीज़, टैबलेट आपने कोई, फॉर एग्जाम्पल आप टैबलेट लेते हो ओरली, आपने खाया और पानी पी लिया ऊपर से, पर लेकिन अब वो पूरा इफेक्ट 100% अपना अपना एक्शन शो नहीं पूरा करती वो, या तो वो 10 20 30 इतने इफेक्ट शो करती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 50 कर देगी। आपकी आधे से ज़्यादा ड्रग तो आपकी एलिमिनेट हो जाती है बॉडी के अंदर से। लेकिन अगर आप इंजेक्शन फॉर्म में ले रहे हो, क्योंकि आपने सीधा ब्लड में डाल लिया उसको, आईवी रूट से ले रहे हो अगर आप, तो वो पूरा 100% आपका एक्शन शो करती है। तो तभी हम बोलते हैं अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा नेसेसरी है तो उसको हम आईवी रूट से दे देते हैं। ठीक है, लेकिन हर एक केस में आईवी रूट से हम नहीं देते। ठीक है, एंड डायरेक्टली डज नो गोज टू द ब्लड स्ट्रीम। आईवी रूट से अगर हम कोई ड्रग देते हैं तो वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाती हैं, एंड गोइंग टू, वहाँ पे वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से अवॉइड हो जाता है, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से नहीं जाती फिर। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आप समझिए होंगे, ये आपका लीवर के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो हम उसको बाईपास से भेजते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना बाईपास, जब हम जाते हैं तो बाईपास से इजी रहता है, कोई भीड़ भड़ाका नहीं होता वहाँ पे। तो ऐसे ही इंटरवेनस है। ठीक है, इसको हम इंटरवेनस जो है वो आपका बाईपास है, बाईपास के हम भेज रहे हैं उसको। ठीक है, एंड द वेरियस अदर एलिमिनेशन। एंड अब देखो कई बार क्या होता है, अगर आपने ड्रग खा ली है इंट्रावेनसली, अगर आपने ले ली है तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी की चांसेस बढ़ जाती हैं। अगर आपने एकदम से ज़्यादा ड्रग ले ली है, ठीक है, गलती से कहीं, तो मैंने देखा है कि गाँव में क्या होता है, कई बार लोग अपने आप इंजेक्शन लगा लेते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों में इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि आपको कितनी दिन में कितनी दवाई लेनी है, कितनी नहीं लेनी। तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, एक होता है जब आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद फिर आप दवाई ले रहे हो। एक होता है खाना खाने से पहले आप दवाई ले रहे हो। और देखो, अगर आप खाना खाने से पहले दवाई लेते हो ना, तो ऑब्वियस बात है आपका जो स्टमक है वो खाली है अभी। ठीक है, और खाली स्टमक में एब्जॉर्प्शन जल्दी से होता है। अगर आप खाने के साथ लेते हो, देखो आपने सुना होगा ना, अगर जब अल्कोहल कोई कंज्यूम करता है तो अल्कोहल के साथ कोई ना कोई क्या करता है, तो किसी एक ऑयली चीज़ के साथ खाता है, जैसे कोई चिप्स हो गया या कोई पीनट्स हो गए। तो ज़्यादातर इनके साथ आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, जो भी पीता होगा। ठीक है, तो अल्कोहल जब, अगर आप डायरेक्टली अल्कोहल पी लेते हो विदाउट एनी कुछ खाए बिना, ठीक है, आपने कुछ चीज़ खाई नहीं है, ऑयली कोई चीज़ खाई नहीं, ठीक है, पीनट वीनट कुछ नहीं खाया, तो उस टाइम पे क्या होता है, अल्कोहल एकदम से आपकी बॉडी में हिट करती है, आपकी बॉडी के अंदर एक्शन शो करती है। ठीक है, एकदम से उसको सुध नहीं रहती। ठीक है, एकदम से वो कुछ भी, मतलब कहीं पे नाले में गिरा हुआ मिलेगा, या कहीं पे वो उसको कहीं चोट लगी हुई होगी उसको। ठीक है, यानी कुछ ज़्यादा जल्दी से इफेक्ट शो होते हैं, क्योंकि उसने कुछ खाना खाया ही नहीं उसके साथ, कुछ खाया ही नहीं उसके साथ, तो क्या होगा, अल्कोहल एकदम से क्योंकि अल्कोहल आपके स्टमक से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, और एब्जॉर्ब होने के बाद आपके ब्लड में जाएगी और अपना एकदम से एक्शन शो कर देगी। लेकिन अगर आप किसी खाने के साथ अल्कोहल को कंज्यूम करते हो तो इतना वो इफेक्ट नहीं जल्दी शो करेगी, लेट इफेक्ट शो करती है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे सिंपल बताया कि अगर आप स्टमक खाली एम्प्टी, अगर एम्प्टी स्टमक अगर आप कोई मेडिसिन लेते हो तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी बॉडी में और जल्दी आप फंक्शन शो करती है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि डॉक्टर ने कैसे, जैसे आपको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताया है उसके अकॉर्डिंग आपको लेने हैं। ठीक है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको डॉक्टर के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। The presence of the food in the stomach region can be delay the absorption process of the drug and the drug get rapidly absorbed from the empty stomach. ठीक है, but it does not mean that all drugs will show much effective absorption when they are taken during the after or meal. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग मील और आफ्टर मील सारी दवाइयाँ ऐसी शो करती है। कई दवाइयाँ क्या होती है, टॉक्सिसिटी भी क्रॉस कर सकती है, आयरन हो गया। ठीक है, आर्सेनिक कॉड लिवर ऑयल शुड बी गिव आफ्टर मील, ये खाने के बाद लेनी होती है। और एंटासिड जो है आप खाने के पहले लेनी होती है। ठीक है, एंटासिड ये आपको खाने से पहले लेनी होती है। हमेशा देखना, कभी आप देखना, जब अगर वैसे जो एसिडिटी है वो बहुत कॉमन हो चुकी है आजकल, तो आप देखना कहीं भी जो भी पेशेंट होगा ना, डॉक्टर उसको बोलेगा कि आपको एंटासिड जो ले रहे हो ना, जैसे आपका जैसे ओमेपराजोल होगा, ये आपका पराजोल वाली जो ड्रग होती है ना ज़्यादातर, ये आपकी एंटासिड में इस्तेमाल होती है। ठीक है, और जैसे पेंटाप्राजोल होगा जिसको हम पेंडी के नाम से बोल देते हैं, पेंडी के नाम से ब्रांड नेम में आती है ड्रग। ठीक है, जैसे पेंटाप्रोजोल जो होते हैं ना, ये पेंडी शॉर्ट फॉर्म इसका आप बोल सकते हो, ब्रांड नेम है इसका। ठीक है, पेंडी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये भी एक तरह से एंटासिड है जो खाने से पहले ली जाती है,
हमेशा याद रखना एंटासिड खाने से पहले ली जाती है, और जैसे यहाँ पे आयरन, आर्सेनिक, कोल्ड लीवर हो गया, ठीक है, ये सब खाने के बाद ली जाती है, आफ्टर मील ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कौन कौन से एनवायरमेंट फैक्टर्स हो सकते हैं? देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्रग्स प्रिस्क्राइब्ड ऑल्सो इफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट से भी इफेक्ट होती है। सेडेटिव्स आर द ड्रग्स कंज्यूम एट द नाइट। देखो जो ज़्यादातर आप देखोगे जो नींद की गोलियां होती है, नींद की गोली जो होती है ज़्यादातर रात को दी जाती है। अगर आप उसको सुबह ले लोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप कोई ऑफिस से काम ही नहीं कर पाओगे, कॉलेज में अच्छे से जा ही नहीं पाओगे, कॉलेज में सोते रहोगे पड़े और टीचर सामने पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होती है, सेडेटिव्स जो होती हैं आपको रात को लेनी होती है। तो सिंपल आपका यानी इन्वायरमेंट कैसे फैक्टर कर रहा है, रात के टाइम पे हमें सेडेटिव वाली गोली लेनी है। एग्जाम्पल आपको दिया है। सेडेटिव्स क्या करती हैं आपकी जो जैसे इंसोमनिया के पेशेंट होते हैं ना, इंसोमनिया क्या होता है, जब नींद नहीं आती इंसान को तो उसका हम क्या बोलते हैं, इंसोमनिया। जब किसी पेशेंट को नींद की प्रॉब्लम हो जाती है या ज़्यादा तो कोई रात भर मोबाइल यूज़ करता है, 4 बजे तक रात को फ़ोन देखते हैं, तो उसको इंसोमनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। या कुछ भी रीज़न लगा लो किसी को नींद नहीं आ रही, तो यहाँ पे हम उसको सेडेटिव दे देते हैं। सेडेटिव क्या करता है, स्लीप को इंड्यूस करता है, यानी जो आपकी नींद है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। देखो अगर आप उसको रात के सिवा अगर आपको जैसे आपको शाम को लेनी पड़ी अगर वो, ठीक है, अगर आपने वो डे नाइट मिली अगर वो, तो आपको उस टाइम पे डोज का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो अपना इफेक्ट शो कर सकती है। तो उस टाइम पे तो क्या होगा, बॉडी के अंदर आपकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। तो सब एनवायरमेंट फैक्टर यहाँ पे शो करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलरली स्टिमुलेंट ड्रग्स आर मोस्टली प्रिस्क्राइब टू बी कंज्यूम्ड इन डे टाइम। जो स्टिमुलेंट ड्रग्स होती हैं जो ज़्यादातर स्टिमुलेशन शो करती है, ज़्यादा एक्टिवनेस शो करती है आपकी बॉडी के अंदर। अब आपको एक्टिव कब होना है, आपकी बॉडी को एक्टिव कब रहना चाहिए, जब डे टाइम हो, जब आपको कोई अपना काम करना है, ठीक है। तो स्टिमुलेंट्स कब दिए जाते हैं, डे टाइम पे, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। बट इफ इट हैज़ टू बी कंज्यूम नाइट, अगर आप रात के टाइम ले लेते हो तो आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। इतने वो होते हैं इफेक्टिव ये। स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेट करना किसी को, ठीक है। तो यानी आपके अगर आपको अपनी बॉडी को स्टिमुलेट करना है तो आप डे टाइम पे मेडिसिन लोगे वो वाली, ठीक है, रात को नहीं लोगे, ठीक है। देन द अमाउंट ऑफ द डोज, अगर आप उसको रात को लोगे ना तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उसको आपकी बॉडी ज़्यादा डोज मांगेगी। अगर आप उसको डबल करके नहीं दोगे ना डोज को, तब जाके वो इफेक्ट शो करते हैं जब उसको डबल करके दोगे डोज को, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट फैक्टर बहुत इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ एक बार देख लेना अच्छे से। जैसे आपका अल्कोहल कंटेनिंग हो गया, ठीक है, फॉर्मुलेशन आर मोर टॉलरेंट इन द विंटर, ठीक है। देखो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा शराब पीते हैं। अल्कोहल कंज्यूम कब करते हैं, सर्दी के टाइम पे, ठीक है। अगर गर्मी में लेते हैं तो ज़्यादा टॉलरेंट नहीं कर पाती वो आपकी बॉडी, तो सर्दियों में ज़्यादा टॉलरेंट कर लेती है आपकी बॉडी, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ द पर्सनैलिटी and behavior of the physician may be influence the effect of drugs, especially for the drugs which are intended for in the psychosomatic disorders, ठीक है। एंड द फीमेल्स आर मोर इमोशंस, मैं बताता फीमेल्स की होती है ज़्यादा इमोशंस होती है देन द मेल। इट रिक्वायर्स लेस डोज ऑफ द सर्टेन ड्रग्स एंड इनर्ट डोसेज फॉर्म्स कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। पता है ना आपको क्या होता है, यानी जैसे आपने देखा होगा ना कि जब रिसर्च के टाइम में भी ऐसा करते हैं, कई पेशेंट्स को क्या करते हैं, प्लेसिबो दिया जाता है, यानी एक तरह से उसको पानी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है और सिंपल बोल दिया जाता है कि आपको मैंने मेडिसिन दे दी है और आपको ये इफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर पेशेंट ज़्यादा हेक्टिक लेता है, ज़्यादा अपने ऊपर लेता है उसको, तो इमोशन ऑब्वियस बात है उसको इमोशनल फैक्टर यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है प्रेजेंस ऑफ डिसीजेस, यानी अगर आपको पहले से कोई बीमारी है और उसके बाद आप कोई ले रहे हो, ठीक है, ड्रग लेते हो, तो उसका जो इफेक्ट है प्रेजेंस ऑफ डिसीजेज जो है उस ये भी आपको इफेक्ट कर सकती है किसी ड्रग को, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल जैसे मैंने बताया ना कि किसी का लीवर और किडनी खराब हो तो ऑब्वियस बात है उसकी ड्रग जो है आपकी बॉडी में एक्टिवेट कर सकती है, क्योंकि ऑब्वियस बात है किडनी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन करने का। अगर वो ड्रग अच्छे से फिल्ट्रेट नहीं कर पाई बॉडी, तो वो बॉडी के अंदर टॉक्सिटी कर सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ड्रग्स लाइक बी बार्बिट्रेट्स और यहाँ पे क्लोरोप्रोमाजीन, ठीक है, मे प्रोड्यूस अनयूजुअल प्रोलॉन्ग इफेक्ट इन द पेशेंट हैविंग लीवर जिसको सिरोसिस हो, ठीक है। और सच एज अ स्टेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस अ टॉक्सिन इफेक्ट ऑन द पेशेंट्स देयर आर किडनी, जिसको किडनी में इफेक्ट हो ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप्टोमोस, ठीक है, डू नॉट वर्क प्रोलॉन्ग प्रॉपरली बिकॉज देयर स्टेप्टोमाइसिन एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी, ठीक है। तो अगर मान लो किसी को किडनी में प्रॉब्लम, तो यहाँ पे स्टेप्टोमाइसिन रिलीज होगा, मतलब एक्सक्रीट होगा, उस वजह से जो दूसरी ड्रग है वो अच्छे से रिलीज नहीं हो पाएगी, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा। एक्यूमुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर
ड्रग का जमा हो जाना टिश्यूज के अंदर, बॉडी टिश्यूज के अंदर जो आपके बॉडी के टिश्यूज होते हैं ना, ठीक है, तो उसमें आपकी जो ड्रग है उसका एक्यूमुलेशन हो जाना, इकट्ठा हो जाना ड्रग का, उसका हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन। सम ड्रग्स आर प्रोड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है, इफ द रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर आप उसको लंबे टाइम से ले रहे हो और आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जा रही है, जिसको हम बोलते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, डिजिटेलिस हो गया और यहाँ पे इमेटिन हो गया, हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है, बिकॉज देयर ड्रग्स एक्सक्रीटेड स्लोली। ये देखो आपकी ये जो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से ये रिलीज नहीं हो पाती, एक्सक्रीट नहीं हो पाती, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्लोली एक्सक्रीट होती है। अगर आप उसको ज़्यादा ले लोगे अमाउंट में तो आपकी बॉडी में यहाँ पे एक्यूमुलेशन शो कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एडिटिव इफेक्ट। देखो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि जब आप देखो आप देखो होगा ना कि कॉम्बिनेशन में मेडिसिन आती हैं आजकल, जैसे पीसीएम और यहाँ पे आपका जो एस्प्रिन है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एस्प्रिन का काम क्या है कि आपकी बॉडी में जैसे जो भी पेन वेन है उसको रिमूव करना, ठीक है, या डिक्लोफेनेक, जैसे फॉर एग्जांपल डिक्लोफेनेक और एस्प्रिन वो ले लो, पीसीएम ले लो। देखो पीसीएम का काम क्या है, फीवर को रिड्यूस करना, और डिक्लोफेनेक का काम क्या है, आपके पेन को रिमूव करना। आप दोनों ही, आप देखो अगर आप एक टैबलेट लोगे तो आपको दोनों इफेक्ट होंगे। अब मान लो किसी को बुखार भी और पेन भी है, अगर वो एस्प्रिन और पैरासिटामोल की दोनों कॉम्बिनेशन में मेडिसिन लेता है ना, तो उसको जल्दी दोनों चीज़ें इकट्ठी रिमूव हो जाएगी, तो उसको अलग अलग दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पैरासिटामोल लेगा और यहाँ पे डिक्लोफेनाक लेगा, तो उसको दोनों ही कॉम्बिनेशन में दे दो मेडिसिन, तो दोनों ही इफेक्ट शो कर देंगे। एक टैबलेट दोनों का काम कर दिया, यानी उसका पेन भी रिमूव हो गया, उसका फीवर भी रिमूव हो गया, तो ऐसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन मेडिसिन देती है, ठीक है। बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कॉम्बिनेशन में होती है, बहुत मेडिसिन होती है, आप देखना एक नहीं, बहुत बहुत जो 3-3 4-4 ड्रग्स जो होती है कॉम्बिनेशन में दी जाती है पेशेंट को, उनके इफेक्ट जो होते हैं एडिटिव होती है। अब देखो पीसीएम जो अगर आप अलग से लेते हो, अगर मान लो एक टैबलेट आपने लिया, जैसे एक टैबलेट आपने ली पीसीएम की, तो अपना बुखार ठीक कर देगी। अगर मान लो दूसरी टैबलेट ली आपने डिक्लोफेनेक की, वो आपका पेन ठीक कर रही है, ठीक है। तो पीसीएम लेने के बाद आपका फीवर ठीक हो रहा है, अगर मान लो इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों की एक मेडिसिन बना दो अगर आप, तो ये अगर आप लेते हो किसी पेशेंट को फीवर भी और वो भी है, पेन भी है, तो वो ठीक हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो यानी इन दोनों का इफेक्ट हमने कंबाइन कर दिया और दोनों का इफेक्ट जो है एक टैबलेट के अंदर आ गया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। यानी देखो यहाँ पे जो इसका मान लो 2% इफेक्ट आना था इसका, ठीक है, उसका भी 2% आना था, तो यहाँ पे 2 + 2 4% आ गया इसका इफेक्ट, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है। 2 + 2 4 इसका इफेक्ट आ गया, ठीक है। जैसे मान लो या तो 50 लगा लो, 50% इसका आना था, 50% इसका आना था, अगर आप इसको कंबाइन करो तो भी इसका पूरा 100% इफेक्ट आ रहा है, यानी बड़ा नहीं है, उतना इफेक्ट आ रहा है। जो इफेक्ट इसका पहले एक टैबलेट के अंदर आ रहा था, तब कॉम्बिनेशन में भी उतना ही आएगा, जो इफेक्ट पहले इसका आ रहा था एक सिंगल में, कॉम्बिनेशन के बाद फिर उतना ही आ रहा है, समझ आया। इसको हम बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। तो व्हेन 2 or more ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन टुगेदर व्हेन दे आर इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ दीज इंडिविजुअल, ठीक है, अगर इंडिविजुअल को देने के बाद जो इफेक्ट आ रहा था सेम कॉम्बिनेशन में देने के बाद भी उतना इफेक्ट आ रहा है, कोई बड़ा नहीं है उसका इफेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल में लिखा है एफिड्रीन हो गया, एफिड्रीन आपका जो होता है एस्मा के लिए होता है, ठीक है, और यहाँ पे अमीनोपाइलिन हो गया इन दियर ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रोंकियल अस्थमा के लिए, ठीक है, ये इसलिए ट्रीट होता है। नेक्स्ट आपका आता है सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म जो होता है, सिंपल मेन चीज क्या है सिनर्जिज्म, मैं आपको थोड़ा सा अलग दिखाती हूँ, 2 मिनट। देखो सिनर्जिज्म का मतलब भी ये होता है, देखो सिनर्जिज्म में जब हम कॉम्बिनेशन, आप देखते हो ना कॉम्बिनेशन, अभी मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन, पीसीएम का कॉम्बिनेशन और एस्प्रिन कॉम्बिनेशन, सेम वही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका आ रहा है, देखो सिनर्जिज्म में सिनम का मतलब क्या होता है, टुगेदर, और अर्जिन का मतलब होता है वर्क, यानी दोनों बंदे मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्ट जो आ रहा है दोनों को मिलके आ रहा है, तो यहाँ पे ए देखो इफेक्ट ऑफ ड्रग ए और यहाँ पे बी इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ ए और इफेक्ट ऑफ बी, यहाँ पे 2 + 2 ये आ रहा है, ठीक है, आपका एडिटिव हो गया, ठीक है, इसमें आपका एडिटिव आ रहा है। लेकिन यहाँ पे साइड इफेक्ट जो होते हैं, जैसे मान लो कि पीसीएम का साइड इफेक्ट था हेडेक, सॉरी पीसीएम का साइड इफेक्ट हेडेक नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी लगा लो, मान लो किसी को एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, और इसका साइड इफेक्ट कुछ भी लगा लो, या एक्सवाइजेड नोज़िया हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का इफेक्ट मिलकर बढ़ेगा नहीं, और भी उतना ही रहेगा। सिंपल में ये लिखा हुआ है कि अगर मान लो जो इसका इफेक्ट साइड इफेक्ट था और इसका साइड इफेक्ट इंडिविजुअल में था, अकेले में था, अगर आप इन दोनों को मिला दोगे तो इनका इफेक्ट बढ़ेगा नहीं, ज़्यादा कम होगा, ठीक है। यानी यहीं पे लिखा हुआ है साइड इफेक्ट में बी डिफरेंट, डू नॉट एडअप नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये एग्जांपल मैंने बता दिया कि आपका एडिटिव इफेक्ट का एग्जांपल है, ठीक है। एस्प्रिन और पैरासिटामोल जो है आपका
यहाँ पे जो एनाल्जेसिक है यानी आपको जो पेन है वो भी कंप्लीट खत्म करेगी, और जो आपका एंटीपायरेटिक यानी बुखार को भी कम करेगी। तो यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन देखिए, व्हेन डिजायर्ड थेरेप्यूटिकल रिजल्ट नीडेड टू डिफिकल्ट टू अचीव विद द सिंगल ड्रग्स। ठीक है, अगर आप सिंगल ड्रग से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है तो आप कॉम्बिनेशन में दे सकते हो। एट द टाइम व्हेन द 2 और मोर ड्रग्स आर यूज्ड टू कॉम्बिनेशन इंक्रीज द एक्शन, द फिनोमेना इज कॉल्ड एज द सिनर्जिज्म। ठीक है, देखो मान लो ये जो एक ड्रग है प्रोकेन, ठीक है, और अगर आप इसको एड्रेनलिन के साथ कॉम्बिनेशन में देते हो तो यहाँ पे प्रोकेन का एक्शन जो आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, यानी जो टाइम है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन का फायदा है। नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिज्म क्या होता है, यानी साइड इफेक्ट कम हो रहा है और भी, यानी अपोज कर रहा है। जैसे आपने एक मेडिसिन ली और उस दूसरे मेडिसिन को अपोज कर रही है। ठीक है, व्हेन द एक्शन ऑफ द वन ड्रग्स इज अपोज बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग, ठीक है, अदर ड्रग्स ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम known as ड्रग्स एंटागोनिज्म, उसको हम एंटागोनिज्म बोलते हैं। एंड द यूज ऑफ एंटागोनिस्टिक रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग्स इज वैल्यूएबल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजनिंग। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ, जैसे पॉइजनिंग हो गया मान लो किसी को, ठीक है, तो पॉइजनिंग जब आपने मेडिसिन दिया तो उसको उसने क्या, उसकी जो एक्शन था उसको रोक दिया, इनिबिट कर दिया उसको, या बोल सकते हो अपोज कर दिया उसके एक्शन को। जैसे यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीज जो है इज गिवन इन द एसिड पॉइजनिंग। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है इसने एसिड पॉइजनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो होता है ये वेयर द एल्कलीन इफेक्ट ऑफ द मिल्क, जो इसका मिल्क का एल्कलीन इफेक्ट होता है, क्योंकि एसिड पॉइजनिंग हुई है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें चाहिए होता है। अब एसिड और बेस को मिलाओगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ऐसे ही होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो होता है इसका क्या होता है, ये आपका एल्कलीन नेचर का होता है। तो जब मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मिलाते हो एसिड पॉइजनिंग के अंदर मिल जाता है तो आपस में, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड पॉइजनिंग व्हेन द एडेलिन एंड द एसिटाइलकोलिन आर गिवन टुगेदर। जब एडेलिन, देखो एडेलिन जो आपकी है ये आपका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है, और एसिटाइलकोलिन जो है आपका ये वैसोडायलेटर है। ये आप पढ़ोगे एडेलिन क्या होता है, एसिटाइलकोलिन, जब आपने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक पढ़ोगे ना तो वहां पे आएगा आपका एडेलिन क्या होता है, एसिटाइलकोलिन। ठीक है, तो एडेलिन मेन चीज क्या होती है, ये आपका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वैसो को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, और डायलेट मतलब खोल देता है, डायलेट कर देता है, वेसल्स को डायलेट कर देता है। तो अगर आप दोनों को इकट्ठे देते हो तो यहाँ पे इफेक्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है और डायलेट कर रहा है, दोनों ही आपस में लड़ते रहेंगे, इफेक्ट आएगा ही नहीं। नेक्स्ट आपका आता है आयोडोसिनक्रेसी। आयोडोसिनक्रेसी को हमेशा एलर्जी से लर्न करना। देखो आयोडोसिनक्रेसी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आयोडोसिनक्रेसी जो होती है ना, रेयर, एक तरह से रेयर आप बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, मान लो आपने नंबर ऑफ पीपल्स को ड्रग दिया, ठीक है, मान लो कोई ग्रुप था बंदों का, ठीक है, आपने उसको एक सेम ड्रग दिया आपने, लेकिन उनमें से जो आपको इफेक्ट चाहिए था तो आपको मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को एलर्जी हो जाती है उस ड्रग की वजह से। कुछ ही लोग होते हैं, सारे नहीं होते, जैसे 100% में से 2-3% ऐसे निकलेंगे जिसको एलर्जी हो सकती है। तो ये तो आपकी बॉडी है, लेकिन आपकी ड्रग की कोई गलती नहीं होती इसके अंदर, इनकी बॉडी का ऐसे सिस्टम होता है। ठीक है, ये आपकी ड्रग या आपके डोज ड्यूरेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता, ये उनकी बॉडी में ये होता ही होता है। कोई भी लोगे तो कोई ना कोई पर्सन निकलेगा ऐसा जो भी जिसको एलर्जी जरूर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आयोडो का मतलब क्या होता है, ओवन, और यहाँ पे सन का मतलब क्या होता है, विद, और यहाँ पे क्रेसिस मतलब क्या होता है, मिक्सचर। तो मैंने इस वर्ड को तोड़ के लिखा है यहाँ पे ओवन विद मिक्सचर, यानी आपका जो बिहेवियर है ये आपका जेनेटिक होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जेनेटिक होता है। ठीक है, तो एट बिहेवियर इन द जेनेटिकली डिफरेंट पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मान लो, मैंने बताया कि मान लो आपका एक नंबर ऑफ ग्रुप है, ठीक है, और उसमें से आपने काफी सारे को मेडिसिन दे दी, उसमें से कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, जैसे जस्ट वेट अ मिनट, मान लो कुछ पर्सन ऐसे हैं जिसको ये एलर्जी हो गई, जैसे ये ब्लू वाला जो है इसको एलर्जी हो गई। ठीक है, ये 2 पर्सन ऐसे जिनमें से इनको एलर्जी हो गई, लेकिन ये इसको हम बोलते हैं आयोडोसिनक्रेसी। इन सबको तो नहीं हुआ ये चीज़, ये क्योंकि अब उनकी बॉडी की अंदर, क्योंकि जेनेटिक है ये, अब जेनेटिक चीज़ तो हम ठीक नहीं कर सकते नहीं अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मान लो कि एक हैलोथिन जो होता है ड्रग होता है, ये क्या करता है, हाइपोथर्मिया क्रिएट कर देता है। ये सिर्फ आयोडोसिनक्रेसी की बात हो रही है, 2-3 लोगों में अगर ये दिख रहा है, जैसे हेल्थिन आपने दे दिया, ठीक है, इन सब लोगों को हेल्थिन आपने दे दिया, लेकिन कुछ लोग इसमें से ऐसे होंगे जिसको हाइपरथर्मिया हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने ओल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव इनको दे दिया, ठीक है, तो ओल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव देने की वजह से कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको डीप वेन
थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है। जैसे 2 लोग हैं जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, ये सब लोगों को नहीं होगा, ये सिर्फ उन लोगों को होगा जिनको जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। जैसे लीवर टॉक्सिटी, जैसे इसके सारे एग्जाम्पल है ये, ठीक है। लीवर टॉक्सिटी जो जैसे होती है, तो यहाँ पे एंटी साइकोट्रोपिक ड्रग्स देने से हो सकती है, ठीक है। तो ये भी अगर आपने कोई एंटी साइकोटिक ड्रग अगर अपने ग्रुप में दी है, तो उनमें 2-3 लोग ऐसे होंगे जिसको लीवर टॉक्सिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो आइडोसिनक्रेसी समझ आया यहाँ पे। आइडोसिनक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज एलर्जी, ठीक है। आइडोसिनक्रेसी रेफर एज अनटूवर्ड रिएक्शन टू द ड्रग दैट आर अकर इन द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पेशेंट। ये कुछ ही स्मॉल फ्रैक्शन में होगा, ज़्यादा फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये स्मॉल फ्रैक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ ही पेशेंट्स में होता है ये, ठीक है। एंड हैव अ नो ऑब्वियस रीजनेबल टू द डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी। देखो अगर आपने जो डोज, देखो आपने सबको सिमिलर डोज दी है, आपने कोई डोज और ड्यूरेशन में कोई फर्क नहीं रखा, लेकिन उसके बाद भी उन पर्सन को एलर्जी हो रही है, लेकिन सबको नहीं हो रही, वो 2-3 पर्सन को एलर्जी हो रही है, इसका मतलब आपकी डोज और ड्यूरेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। वो लिखा हुआ है नो ऑब्वियसली रिलेशनशिप टू द डोज और ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी, जनरली लीवर इज फ्रिक्वेंटली टारगेट टू द टॉक्सिसिटी, ठीक है। एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स टू द ड्रग, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स हो सकते हैं डिफरेंट फ्रॉम द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये सारे डिफरेंट, लेकिन ये आपको कोई भी आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं कर रहे, ठीक है। ये आपका आइडोसिनक्रेसिस को हम बोल देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द स्प्रिंग जो है ये आपको गैस्ट्रिक हीमोरोगिया आपको हो सकती है, ठीक है। यानी जो ब्लड है उसको वहाँ से, हीमोरोगिया मतलब क्या होता है कि ब्लड का बहना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, देखो टॉलरेंस और आपका जो टैक्कीफैलेसी दोनों मेन चीज़ है। देखो टॉलरेंस जो है और आपका ये टैक्कीफैलेसी है, ठीक है। इनमें मेन फर्क क्या है, देखो टॉलरेंस आपका जो होता है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, मान लो आपने लिया है 500 mg ड्रग लिया है, कोई भी ले लिया आपने XYZ, ठीक है। और अगर आपको आज आपने 500 mg लिया है, लेकिन अगर आप उसको लगातार लेते रहोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो 500 mg है ना, ये आपको बॉडी में असर नहीं करेगी। आपको उतना असर अगर आपको चाहिए तो आपको थोड़ा ड्रग बढ़ाना पड़ेगा, डोज आपको बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आपने थोड़ा और बढ़ा लिया, 600 mg आपने कर लिया, पहले से आपने वही इफेक्ट पाने के लिए आपने 600 mg लेना पड़ा, ठीक है। समझ आया, यानी आपकी बॉडी जो है टॉलरेंस कर ली है उस ड्रग को। आपने जब अगर आप उसको एक, जैसे मान लो आप रोज मेडिसिन लेते हो, ठीक है। आपने जैसे किसी पेशेंट ने रोज मेडिसिन ली और मेडिसिन ले रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मेडिसिन उसकी बॉडी में कोई असर नहीं करेगी। अगर उसको उतना ही इफेक्ट चाहिए तो आपको और रोज बढ़ानी पड़ेगी, समझ आया। तो आपने मान लो 100 mg और बढ़ा ली, ठीक है। तो 100 mg यानी 600 mg हो गया। तो आपकी बॉडी धीरे धीरे क्या होगा, इसको भी टॉलरेट करती रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इफेक्ट आएगा, अगर देखो एक टाइम ऐसा है कि 600 mg जो है ये भी कम हो रह जाएगी, इतनी ये भी आपकी बॉडी क्या करेगी, टॉलरेट करना शुरू कर देगी, तो आपको 700 mg लेनी पड़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा तो आपको और बढ़ाना पड़ेगा 8 mg, लेकिन इफेक्ट जरूर आएगा बॉडी में। तो आपको चाहे डोज बढ़ाने से इफेक्ट आ रहा है, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। टॉलरेंस में होता है, लेकिन टैक्कीफैलेसिस में थोड़ा अपोजिट होता है। अगर आपको इफेक्ट चाहिए, जैसे मान लो कि इसमें टॉलरेंस तो होगी, लेकिन टॉलरेंस में क्या होगा, अगर आपने जब आप बॉडी में 100 mg बढ़ाते हो तो उसमें इफेक्ट नहीं आएगा बॉडी में, चाहे आप 100 कर लो, चाहे और बढ़ाओगे, अब आपकी बॉडी में इफेक्ट आना बंद हो जाएगा। इसका मतलब होता है टैक्कीफैलेसी, ठीक है। टैक्कीफैलेसी में यानी आपका इफेक्ट आना बंद हो जाता है पूरा, लेकिन टॉलरेंस में आपकी बॉडी में इफेक्ट आता रहता है अगर आप डोज बढ़ाते रहते हो, लेकिन टैक्कीफैलेसी में रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क होता है सिंपल। तो यहाँ पे आपका टॉलरेंस लिखा हुआ है, व्हेन द अनयूजुअली लार्ज डोज ऑफ द ड्रग्स आर रिक्वायर्ड टू द affect the orderly which are produced by the normal therapeutical dose of the drug are phenomena is called as a टॉलरेंस, ठीक है। जैसे आपका स्मोकर हो गया, देखिए आपने देखो ना चेन स्मोकर, आपने देखा होगा चेन स्मोकर क्या होता है, एक सिगरेट हाथ में चल रही है, अभी दूसरी तैयार हो रही है, एक सिगरेट चल रही है दूसरी तैयार हो रही है, ऐसे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं चेन स्मोकर। स्मोकर से क्या होता है, टॉलरेंस हो जाता है निकोटिन से, ठीक है। अल्कोहलिक का आपको पता है अल्कोहल कितना टॉलरेट कर लेते हैं वो, अल्कोहलिक कैन बी टॉलरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ द अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे तो उसकी वजह से क्या होता है, किडनी को खराब होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ट्रू टॉलरेंस क्या होता है और यहाँ पे सूडो टॉलरेंस क्या होता है, मेन फर्क क्या होता है। ये जो ट्रू वाला होता है इसको हम ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ओरली और आपका पेरेंटली इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, देखा होगा आपने, कई लोग खाते हैं और इंजेक्शन भी लेते हैं, ठीक है। निकोटिन इनके जो आपका जो भी ये होते हैं ना हीरोइन वगैरह के नशीले इंजेक्शन जो होते हैं ये लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। और सेम नीडल इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे उनकी एड्स की प्रॉब्लम जो है बढ़ सकती है, ठीक है। ये आपने सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सूडो टॉलरेंस, यानी आपको ओरल, अगर ये सिंपल आपका ओरली रूट से लेना होता है, ठीक है। इन दोनों में ये फर्क होता है। टैक्कीफैलेसी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, अगर आप डोज बढ़ा भी दोगे तब भी इफेक्ट आना नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लिखो व्हेन सम डोज
सम ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन रेपिडेटली, अगर आप उसको रेपिडली ले रहे हो, ठीक है, एट अ शॉर्ट इंटरवल, यानी कि अगर आप कम टाइम में इसको बार बार ले रहे हो, जैसे आपने एक दिन में 4-4-5 बार ले ली उसको, ठीक है, एक दिन में अगर आपने 4-5 बार उसको ड्रग को लिया, तो वहाँ पे आपको आप उसको टोलेंट आपकी बॉडी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपके जो सेल रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर अब आपको नहीं पता, अगर कोई बात नहीं, आप पढ़ लोगे इसके आगे, ठीक है। सेल रिसेप्टर होते हैं जिसके ऊपर जाके आपकी ड्रग लगती है, देन आपका एक्शन शो होता है, ठीक है। ये सेल के ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स, प्रोटीन के होते हैं ये, ठीक है। सेल रिसेप्टर गेट ब्लॉक्ड एंड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू गेट दैट ड्रग्स गेट डिक्रीज, ठीक है। उसको जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो कम हो जाता है, चाहे आप उसको ड्रग बढ़ा भी दो तब भी एक्शन नहीं आएगा उतना, ठीक है। द डिक्रीज द रिस्पॉन्स कैन नॉट बी रिवेल्ड बाय द इंक्रीजिंग डोज। मैंने कहा ना कि उसका रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाएगा, अगर आप उसकी डोज को बढ़ा भी दोगे तब भी डिक्रीज ही रहेगा इसका रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे द डिक्रीज द रिस्पॉन्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय द इंक्रीजिंग द डोज एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द टैक्फिलाइसिस। सिंपल समझ आया। नेक्स्ट आपका आता है एपिनेफ्रिन। इसका एग्जांपल है एपिनेफ्रिन गिव्स रेपिडेटली डोज एट द शॉर्ट इंटरवल। अगर आप एपिनेफ्रिन को, जैसे अस्थमा का पेशेंट है, एपिनेफ्रिन जो है आपका, सॉरी एफिड्रिन जो आपकी है, ये आपकी एस्मा के पेशेंट को दी जाती है। एस्मा, अस्थमा नहीं होता, एस्मा होता है, ठीक है। ये आपकी एस्मा के पेशेंट में दी जाती है। अगर मान लो वो देखो, एस्मा जो पेशेंट होता है, मान लो वो भाग रहा है, एकदम से भागा और उसको सांस चढ़ गया, तो उसको एकदम से वो इनहेलर यूज करना पड़ता है। तो ऐसा होता है कि उसको जब भी भागता है, कुछ भी ऐसा हैवी वर्क कर लेता है, ठीक है, तो उसको अपना एक डोज लेना पड़ता है ये एफड्रिन का, ठीक है, इनहेलर के थ्रू। तो यहाँ पे दिक्कत होती है कि वो उसको शॉर्ट टाइम पे लेना पड़ता है। जैसे मान लो एक दिन में 5-5 6 6 बार ले लिया उसने वो चीज़, तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपकी बॉडी टॉलरेंट होना शुरू हो जाएगी। टॉलरेंट होगी तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा आपकी ड्रग का, तो फिर उससे आपकी मतलब बोल सकते हो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफेड्रीन गिवन द रिपीटेड डोज ऑफ द शॉर्ट इंटरवल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रोंकियल एस्मा मे प्रोड्यूस वेरी लेस रिस्पॉन्स ड्यू टू द टैक्यूफाइलेसिस। समझ आया। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। मेटाबॉलिक में कुछ डिस्टर्बेंस हो गए, जैसे यहाँ पे चेंज इन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, ठीक है, आपके वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की वजह से, एंड एसिड बेस बैलेंस हो गया, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर बेकार अगर थोड़ा सा इम्बेलेंस हो गया, ठीक है, या बोल सकते हो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में बी मॉडिफाइड द इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ठीक है। जैसे आपका सैलिसिलेट हो गया, ठीक है, सैलिसिलेट आपको जो होता है रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ओनली इफ द इंडिविजुअल हैज अ राइज इन द बॉडी टेम्परेचर, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है तभी वो आपकी बॉडी को टेम्परेचर को कम करती है। दे हैव नो एंटीपायरेटिक इफेक्ट इफ द बॉडी टेम्परेचर इज नॉट नॉर्मल। देखो, अगर आपने मान लो किसी इंसान ने ऐसी पेसियम ले लिया, जैसे बोल सकते हो ऐसी सैलिसाइलेट जो होता है ऐसे ले लिया बिना किसी बुखार के, तो वहाँ पे कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा आपकी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हाइपर सेंसिटिविटी। ये तो सिंपल है, दिस टाइप ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ड्रग्स कैन नॉट बी ड्यू टू फ्रिक्वेंसी एंड नो द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स लाइक एंटीबॉडीज, वाइटामिन जो होते हैं, एंटीबॉडीज, वाइटामिन एंड सम proteinaceous substances if the a person is sensitized by the prior administration of the some drugs and the minute of the drugs are produce this allergic reaction। मान लो किसी को किसी एंटीबॉडी से या कोई विटामिन से ऐसे कोई एलर्जी वेलर्जी है, तो वहाँ पे इसको एलर्जी रिएक्शन हो सकती है अगर आपकी बॉडी सेंसिटिव है। जैसे आपने देखा होगा ना, कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिनकी स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है, तो उनको एकदम से एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, तो वो यहाँ पे चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कैलकुलेशन ऑफ डोज, कैसे आप डोज को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको यंग फॉर्मूला आता है, ठीक है। यंग फॉर्मूला में क्या होता है, ये आपका एज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यंग फॉर्मूला में आपका क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग दिया हुआ है बिलो 12 साल की, ठीक है, 12 साल के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी चिल्ड्रंस के लिए अगर पहले आपको लिखना है उस बच्चे की एज लिखनी है, एज ऑफ ईयर, जो भी एज ऑफ ईयर लिखना है। उसके बाद आपको एज ऑफ ईयर प्लस उसका 12 साल यहाँ पे प्लस करना है, जो भी उसकी एज है। मान लो 6 साल की उसकी एज है, तो यहाँ पे 6 लिखोगे, नीचे भी 6 लिखोगे प्लस 12। और एडल्ट डोज जो आपकी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 500 mg ले रहे हैं, तो उसके यहाँ पे सिंपल आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार यंग फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है। 12 साल से कम है ना, तो यहाँ पे 12 साल, जैसे मान लो उसकी एज जो थी 6 साल है, ठीक है। और यहाँ पे 6 आए के नीचे एज ऑफ ईयर जो लिखना है, उसके बाद 12 करोगे, उसके बाद यहाँ पे एडल्ट एज जो होगी डोज होगी 500, जो भी इसकी डोज होगी, ठीक है, ये एडल्ट की डोज है, तो उसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा सिंपल, ठीक है, ये आपका आएगा डोज ऑफ चिल्ड्रन 12 साल से बिलो। उसके बाद आता है डीलिंग्स फॉर्मूला में क्या होता है, आपके 4 से 20 साल की एज में होता है, तो यहाँ पे एज लिखोगे सिंपल, उसके बाद 20 ये लिख के यहाँ पे एडल्ट डोज लिख दोगे, कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे, ये आपका होता है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग है। जैसे क्लिक्स फॉर्मूला जो आपका है,
क्लेक्स फॉर्मूला बोलो, ये आपके होते हैं डोज ऑफ चिल्ड्रन के लिए होती है। यहाँ पे वेट होता है पाउंड में, और यहाँ पे 150 के अकॉर्डिंग और एडल्ट डोज, इसको कैलकुलेट करके आ जाता है आंसर। ऐसे यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, सरफेस एरिया की, तो यहाँ पे परसेंटेज एडल्ट डोज लिखना है पहले, सरफेस एरिया ऑफ द चिल्ड्रन एंड सरफेस एरिया ऑफ द एडल्ट का लिखना होता है, देन 100 करके इसको हमें निकाल सकते हैं। आपका आता है क्रावलिंग फॉर्मूला, क्रावलिंग फॉर्मूला जो है ये भी आपका एज ऑफ ईयर प्लस 1 करना है, देन 24 एडल्ट एज आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सारा मतलब कुछ कैलकुलेशन थी। तो टोटल आपका जो चैप्टर है पोस्टोलॉजी ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको कुछ तो समझ आया होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी में पढ़ाया है, लेकिन मैंने आपको टर्म्स पूरी अच्छे से क्लियर कर दिया। अगर आपको कोई टर्म इसमें से ना समझ आए ना, तो आप प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन में बता देना कि मेरे को ये XYZ जो भी टर्म है XYZ कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन में बता देना, सॉरी डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको वहाँ पे एक बार इसकी सेपरेट वीडियो में आपको बता सकती हूँ। ठीक है, बाकी जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, और यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।